सर, हम पाकिस्तान अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। हमारे देश में एक गेस्ट आते हैं यूएसए से, और उस समय हमारे देश की राजधानी जल रही होती है। आज हम जो हमारा ये एरिया है उसे हम संभालने में नाकाम है, राजधानी को संभालने में नाकाम है। तो जब ये विस्तार करेंगे हम, तो क्या संभालना मुमकिन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया। थोड़ा ट्रंप दौरे पर दिल्ली दंगे की बात। ट्रंप दौरे पर जिस दिन दिल्ली आते हैं उसी दिन दंगे शुरू होते हैं, और इसके लिए बात तो सुनिए ना, उमर खालिद ने इससे पहले कह दिया था कि ट्रंप आ रहे हैं और ये करना है। और मजे की बात यह है कि पीसीआर के जितने पुलिस के पीसीआर के कॉल हैं, इस पर तो संसद में बहस हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट में गृहमंत्री जी निर्देश दे चुके हैं। जिस दिन ट्रंप जाते हैं उसके बाद कॉल आनी बंद हो जाती है। अब तो पूरी आप लोग भी जो आगे बैठे हैं सवाल पूछेंगे, हाथ उठाइएगा। हाँ, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। आपका तब तक सुधांशु जी, अखंड भारत का सपना बहुत अच्छा सपना है। चाणक्य ने देखा था, अशोक सम्राट ने पूरा किया था, और ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात कही। ये बात संघ के मुंह से जानते क्यों अच्छी लगती है? आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में, वो सब प्रधानमंत्री बन के नेता हुए, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी बने तो पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटियां पटेल के पक्ष में थी, वो गांधी की कृपा से बने। जब इंदिरा जी बनी तो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में तो सब लोग राजीव गांधी सब छोड़ दीजिए। अब केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। मैं आपसे पूछता हूं, तो सब लोग मंत्री भी बनते हैं, उनके सेक्रेटरी भी बनते हैं। हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया आपके संबंध में। केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। आप सबसे पूछता हूं, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता से पूछा जाता था। अटल जी जब बने थे, बरसों पहले लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब मोदी जी बने, राह चलते सड़क पे किसी से पूछो, कहते ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये लीडरशिप होती है। और फाइनली एक लाइन और बोल दूं, चाइना की बात कही थी ना असदुद्दीन ओवैसी जी ने, उस पर भी जवाब देता हूं। वैसे चाइना के बारे में उनकी तो बोलने की हैसियत नहीं है। वह जो टोपी दाढ़ी सब नुचवा लेता है, तोप लगा के मस्जिद उड़वा देता है, पर किसी की औकात नहीं है कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर किसी मुस्लिम देश में प्रदर्शन तक हो जाए। खैर, अब जवाब देता हूं, हम चाइना को जानते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं अपना कोट नहीं दे रहा हूं। एक हू शी बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं, पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए हैं। उनका एक टर्म है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और एक दौर आएगा जिस दिन चीन में सांस्कृतिक चेतना आएगी, जैसे सोवियत संघ के 15 घटक थे, वो लोग भी भारत माता की जय बोलने लगे। अब सुनिए, जिस दिन सोवियत संघ के 15 घटक थे, 9 क्रिश्चियन थे, 6 मुस्लिम अपने अपने धर्म में वापस गए। चाइना क्या था 49 से पहले? 90% बौद्ध था। एक दिन आएगा जब चाइना में सांस्कृतिक चेतना आएगी और चाइना भी सांस्कृतिक रूप से भारत का शिष्य बनेगा। भारत माता की जय बोलेंगे सब वहां पर। सर, मेरा आप दोनों से सवाल है। हाल ही में रामनवमी में हमने देखा देश का क्या हाल हुआ था। 15 से 20 साल की बात कही गई है। अब मुझे कोई भी पार्टी ये बता दे कि 15 से 20 साल में क्या कोई एक पार्टी ऐसी है जो हमारे देश के लोगों को शांति से रहने दे सकती है? जवाब दीजिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही। एक ही पार्टी है जो शांति से रहने दे सकती है, बाकी सब पार्टियां अशांति के लिए ही लगी हुई है। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी तरफ इशारा है सर, आपके राज्यों में हुआ है। इतना आसान जवाब नहीं चलेगा। सारा लड़वाते हैं आप, और दूसरे मध्य प्रदेश, गुजरात जो हिंसा हुई है, आप मुझे आप हैं। राजस्थान, करौली भी पता है हमें झारखंड भी पता है, लेकिन आपके राज्यों का क्या, क्यों हुई? बहुत अच्छी बात, क्यों हुई ऐसी हिंसा? जानते क्यों हुई ऐसी हिंसा? हाँ। हमारी इस केंद्र में सरकार है, इसके बावजूद भारत के 8-10 राज्यों में हिंसा हुई है। इसलिए ये कोई स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं कहा जा सकता, योजना। और जानते क्यों हुई है? क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तब जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। और जहां जाइए लिखा रहता था पार्क में छूना नहीं, धमाका हो सकता है। अब वो खत्म हो गया, अब वो हैसियत नहीं रह गई, तो अब पत्थर रख रख के शुरुआत कर रहे हैं। चिंता मत करिए, ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। बुलडोजर नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा, जो कोने में रखी हुई गंदगी उसको भी साफ कर देगा। सर, ये आपकी 15-20 साल वोट लेने की ट्रिक तो नहीं है ना? जैसे 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी, नहीं हुई, उसके लिए आप क्या? बहुत किसान की भी बात, बच्चे सब समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। बम फटता था, पत्थरबाजी होती है। किसानों के जो सबसे बड़े अलंबरदार थे, ये बताइए, पंजाब में सबसे बड़े किसान नेता थे, नाम लूं उचित नहीं है, जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके गांव में उतना वोट नहीं मिला जितनी उनकी पंचायत में लोग बैठे रहते थे। इसलिए पता लगता है कि एक क्रिएशन ऑफ ए इकोसिस्टम और धरातल पे यथार्थ
में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्यों वापस लिया फिर तीनों कृषि कानून आपने? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो बोला था। तो जब माहौल बन रहा था तो क्यों वापस? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कई बार होता यह है कि आप सही बात होने के बाद भी यदि परिवार का एक सदस्य उसको मानने को तैयार नहीं तो परिवार के मुखिया के रूप में उदार हृदय देते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया था, क्योंकि उसमें देश विरोधी शक्तियां आकर अपना महीना लग गया अपना उदार होने। अगला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी और इनसे प्रश्न है कि ये कहते हैं कि जातिवाद किसानों के ऊपर जो बीजेपी बांटती है लोगों को और उनको ओबीसी वगैरह वालों को कोई अपने इस पे रहने नहीं देते किसी भी रिजर्वेशन वगैरह में। तो मेरा ये कहना है जब चुनाव आते हैं लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व होता है तो उस पर्व में जो पार्टी जीत रही है 5 स्टेट में से 4 में जीत गई, अगर उनको सबने वोट दिए हैं तो वो फिर मुद्दा ही आपका खत्म हो जाता है ना। तो इस बारे में आप बोले। ये भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, लोगों को गुमराह करके रखते हैं। इनके पास जनता गुमराह होकर वोट दे देती है। ये लोगों को गुमराह करके रखते हैं, ये लोगों को नए नए ख्वाब दिखाते हैं। जनता की गलती है। किसानों को आय दुगनी करते हैं, किसानों को जितनी आई थी उतनी भी नहीं रही अगर आप देखें आंकड़े उठाकर। ये मजदूरों को उत्थान की बात करते हैं, मजदूर दम तोड़ रहा है, मर रहा है। आजादी के बाद जब से भाजपा की सरकार इस देश में आई सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। गुजरात में सबसे ज्यादा की है, मध्य प्रदेश में उसके बाद की है, और जहां भाजपा की सरकार है बिहार में और जो गोवा में वहां भी किसानों ने आत्महत्या की है। तो किसानों की तो ये बात ही नहीं करते, मजदूरों की बात ही नहीं करते। करेंगे जब चुनाव आएगा उस तब बात करेंगे ये। लेकिन जितना उत्पीड़न किसानों को ये करते हैं, नौजवानों को ये करते हैं, ये वो सरकार है। हालांकि सरकार बनाने में कामयाब हो गए। उनका जवाब पहली लाइन में दे दिया, जनता की गलती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। पहली लाइन यही थी, मैंने ये कहा कि ये जनता को गुमराह करके रखते हैं, ये जनता को दूसरी तरफ का आईना दिखाते हैं। जाके कमल पे बटन दबा देती है, गुमराह देख सके। ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो जनता इनके बहकावे में आ जाती है। लेकिन निश्चित रूप से आप जान लीजिए, ये भी जान ले कि ये इनका भ्रम का जो है ये एक कहानी है ना, खत्म हो जाएगी। बहुत जल्दी इनका भ्रम तोड़ देंगे। यही दलित, यही पिछड़े और यही SC ST के लोग जब कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री बनाइए, हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाइए, नागरिक भ्रम तोड़ेंगे, क्यों नहीं कहते? होम मिनिस्टर बनाइए। एक सेकंड मिस्टर आबिद, मेरा सवाल सुनिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि देश के नागरिक इनका भ्रम तोड़ेंगे, दलित तोड़ेंगे, पिछड़े जो नागरिक तो है, आप खंडित तो आप कर रहे हैं, नागरिक तो है वो, खंडित तो आप कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह आप लोगों को देखते हैं। अब बोलिए यूपी की जनता इनको अलग कर देगी। उनका भ्रम यही तोड़ देंगे, कौन तोड़ देगा? निश्चित रूप जनता, दलित, जनता अब ठीक होगा, मजलूम सब तोड़ देंगे। पूरी तरह की पार्टी हारेगी। सुधांशु सर, हमारा आपसे एक सवाल है। अखंड भारत का सपना देखना बहुत अच्छी बात है। क्या ये 2024 के इलेक्शन के लिए एक मैनिफेस्टो जो आरएसएस के तरफ से बुलवाया जा रहा है? दूसरा चीज, यदि अखंड भारत का हम सपना देख रहे हैं तो बंगाल में इतने हिंसा हो रहे हैं रिपीटेडली, आप उसके लिए क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए, मैनिफेस्टो में इस बार लिखे हैं क्या नीचे अखंड भारत इन 10 years? मैं एक विषय कह दूं, अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प है। और अखंड भारत की जो आप बात कहते हैं ये कोई 60-70 वर्ष का नहीं, मैंने आपको बताया 1.97 बिलियन ईयर्स की हमारी सोच है, हजारों सालों की सोच है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशनल नेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। दुनिया के प्रागैतिहासिक एकमात्र राष्ट्र है। इसलिए उस सोच को उस रूप में देखने की बात, और जहां तक आपने बंगाल की बात कही, दुखद है, दुर्दांत है, मगर मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है कि अगर इनकी पार्टी का नेता कहता लड़कों से गलती हो जाती है और वहां मुख्यमंत्री कहती है कि 14 साल की बच्ची के साथ अफेयर था या वो गर्भवती थी, इस पे राजनीति की जा रही है रेप कह के, उसके बाद पूरे देश में जो जितनी महिला एक्टिविस्ट, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरिस्ट सब शांत रहते हैं, ये अपने आप में उनकी चुप्पी बहरा कर देने वाली चुप्पी है लोकतंत्र के लिए। सर, जैसा अब आप बात करते हैं तो आप हमेशा पास्ट को लेके क्यों बात करते हैं? आप प्रेजेंट को लेके क्यों नहीं बात करते? जैसे अभी अम्बेडकर जयंती पर अभी एक रैली हुई थी, इस वजह से हुई थी क्योंकि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 4 साल से जो रिजर्वेशन की जो लिस्ट थी प्रमोशन की, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आते? पास्ट में ऐसा हुआ था, अब नहीं होता। चलिए प्रेजेंट की बात करते हैं। चलिए आज की डेट में अभी तक की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? बिल्कुल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बताइए। जानकारी का या अभाव, यही समस्या है। वो सबसे बड़ी डिस्कवरी है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। और जाके सन लेबोरेटरी की अगर आप लॉबी में देखेंगे तो वहां डांसिंग शिवा की, नटराज की मूर्ति है, क्योंकि वहां का साइंटिस्ट ये कहता है कि अब नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया की किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी दूसरे धर्म के
देवता या भगवान की मूर्ति साइंटिफिक थ्योरी को प्रेरणा देती हुई दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये आज की मैंने बात कही, लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी। नौकरी पे सवाल पूछ रही थी सर, नौकरी पे पूछ रही थी, प्रमोशन की लिस्ट में पूछ रही थी, रेलवे की नौकरी पर बच्चों पर जो लाठी लगी उस पर पूछ रही थी। आप समझे ही नहीं प्रश्न। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लड़कों की। उन्होंने कहा पास्ट का, तो मैंने प्रेजेंट की बात की। और जहां तक नौकरी की बात है, प्रेजेंट में अरे बताइए, पुलिस ने एक बात और कहता हूं, हमारे जमाने में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिली हैं किसी भी राज्य में। हमारे यहाँ कभी अगर ऐसा हुआ हो, सुनिए ना, हमारे यहाँ नौकरी पाने की बात करते हैं। अच्छा एक बात, चलिए छोड़िए, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ। ये अपने जमाने की आप नौकरी की लिस्ट ला के दिखा दीजिए, कितने पिछड़ों को नौकरी दी। एक ही बिरादरी को, एक ही बिरादरी बहुत सुन लिया झूठ उनका। ठीक है, आपने चैलेंज दिया, वो ला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, 2020 बताइए 2020 में बिहार को प्लीज मुझे आरोप का जवाब देने दीजिए। कोई नहीं सुन सकता अगर दो लोग एक साथ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तब के महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने संवैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर बीजेपी के स्पोक्समैन की हैसियत से। जिस बिरादरी पर आरोप लगाते हैं उस उत्तर प्रदेश में उस बिरादरी का आईएएस कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, पीसीएस कितने हैं, पीपीएस कितने हैं, ये बताएं जरा उसको। इसीलिए थानेदार उत्तर प्रदेश से 75 जिले हैं, इसीलिए थानेदार पूछे थे। उत्तर प्रदेश से 75 डीएम चाहिए, 75 एसपी चाहिए, 18 कमिश्नर है चाहिए, 18 डीआईजी चाहिए। कितने? चलो जितने थे उतने बन गए थे कि नहीं? गलत कर रहे हैं। आज देखिए क्या उत्तर प्रदेश में किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। दर्द क्या है कि उतना बना नहीं। 35 जिलों में किस बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। नवल जी की बारी है। आप देखिए एसपी कौन है, डीएम कौन है, आईजी कौन है, कमिश्नर कौन है, सीडीओ कौन है, डीएफओ कौन है। देखिए आप रुकिए, दलित पिछड़े हैं, झूठ बोलने झूठ बोलने के इतने माहिर आपकी तो गाड़ी भी आगे बढ़ रही है। दलित बताइए ना, दलित को कहाँ जान से बनाइए चीफ सेक्रेटरी, आप बनाइए, बनाइए नवल जी की बारी है। सुनिए ये नारा, एक मिनट, ये चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, दलितों का नारा था, हमारा नहीं। अरे सुनिए, आपने दलितों को बेकार कर गुमराह करके अपनी साइड को बना लीजिए, आपके साथ देखिए आपके गेस्ट आप बनाएंगे, प्लीज आपके गेस्ट आप बनाए। मेरा ये जिम्मेवारी नहीं बनता है कि उनको हम नवल जी बोलेंगे। अर्षद जी, मैं बात ऐसे करते हैं, सशक्त भारत चाहते हैं हम, सबसे दुनिया में सख्त हमारी तमन्ना है, हमारी पार्टी चाहती है कि भारत जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुल्क बने, जिससे पूरी दुनिया डरे। ये नहीं चाहते हैं। अगर इतने ताकतवर लोग हैं, मैं लड़ने जाऊंगा चीन के खिलाफ, मेरी फैमिली जाएगी, मेरी फैमिली, मैं फ्रीडम फाइटिंग फैमिली से आता हूँ। सारे नेता बताते हैं, मैं नाम बता सकता हूँ आपको, मोहम्मद आरिफ अली खान, कासिम अली खान, अयाद अली खान, ये शहीद हुए हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास, सर्टिफिकेट मिला है हमको। मैं चाहता हूं कि जो चीन ने हमारी जमीन कब्जा है, चीन अंदर घुसा आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश को बता रहा है अपना, मैं लड़ना जाना चाहता हूं। सुधांशु जी को मेरे साथ भेजिए, पूरी आरएसएस को भेजिए, बजरंग दल को भेजिए, शिवसेना को भेजिए, मैं चलूंगा ना। सबसे पहले मैं चीन के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर मैंने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है और ना करूं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये चलेंगे? ये कभी नहीं चलेंगे। इनके पीएम भी नहीं कहेंगे ना चलेंगे। वाले को मौका अरे नवल जी को बोलने दीजिए। अर्षद आबिद जी, नहीं, मैं आपका भी साथी हूँ और इसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री हम ही ने बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों को। देखिए सुधांशु जी, उनके पार्टी और संघ की झूठ बोलने की क्षमता तो बहुत है, सच करने की क्षमता नहीं है। आप हाल फिलहाल में देखिए, बिहार में 2020 के चुनाव में निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री, जाकर वहां पर वादा की कि 19 लाख रोजगार सृजन की बात करेंगे। आज 1 साल से अधिक हो गया, 19 महीना आने वाला है, 19 लोगों को नौकरी नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, आप रेलवे में जो अभ्यर्थी थे उनके साथ क्या हुआ, कुकृत्य हुआ, वो कौन नहीं जानता है। जो भी आंदोलन छात्र करते हैं वहां पे बिहार में, उसको सरकार किस तरह से उसको मारपीट करती है वो कौन नहीं जानता है। ऐसे सच्चाई के साथ जो सरकार चलाते हैं, वो इनको इस तरह की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं तो चाहता था कि आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इधर उधर पे तो बहुत डिबेट हो चुका है। सुन लीजिए, तो जो उन्होंने बात कही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन एक ही है, इससे बड़ा डबल स्पीक क्या हो सकता है। जो देश है वो संविधान के आधार पर चलता है, अधिकार के आधार पर चलता है, और जो धर्म है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो मना स्थिति की है, चेतना की है। तो इस तरह का संवेदना विहीन बातें करना, संभावना विहीन बातें करना, ये तो संघ ही कर सकता है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आप गति की बात करते हैं, पूरे देश को पिछले 8 साल के दुर्गति के मार्ग प्रशस्त करके आप किस गति की बात करते हैं? वही गति जिसमें ब्रेक नहीं हो, केवल एक्सेलेटर हो,
उसी तरह का विकास भी कर रहे हैं। अच्छा इसमें शब्द ब्रेक इन्होंने ही बोला, नहीं है। संभावना विहीन। ठीक है। देखिए, केवल भावना है, संभावना नहीं है, केवल वेदना है, संवेदना नहीं है। और यही संघ की सच्चाई